अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है आइटरेटिव मेथड एंड जैकोबी आइटरेटिव मेथड, और जिसको हम मेथड ऑफ साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट्स भी कहते हैं। तो इससे पहले हमने किया था गॉसियन एलिमिनेशन मेथड और द एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंटर कर दूँगी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक लाजमी कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइटरेटिव मेथड क्या होता है? आइटरेटिव मेथड प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव अप्रोच। रिकॉल दैट इट स्टार्ट्स विद एन अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन एंड यूजेस इट इन अ रिकरेंस फार्मूला टू प्रोवाइड अनदर अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। रिकरेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास? आइटरेटिव मेथड जो होता है ना, हमारे पास एक अल्टरनेटिव मेथड है, ठीक है, जिसे हम डिफरेंट अपने फॉर एग्जांपल 1 to 3 वेरिएबल्स हों तो उन इक्वेशंस का हम तो इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लीनियर सिस्टम है, ठीक है, लीनियर सिस्टम इक्वेशंस का हम इजीली सॉल्यूशन उनका निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा वेरिएबल आपके पास आ जाते हैं, 4, 5, 6 ऑन, तो इस तरीके से फिर आप क्या करते हो, आइट्रेशन स्टार्ट कर देते हो। तो वो आइटरेटिव मेथड हो जाता है जिसमें आप आइट्रेशन करते जाते हो। तो रिकरेंस फार्मूला होता है जो बार बार दोहराया जाए, ठीक है। तो हम बार बार आइट्रेशन करेंगे तो उससे हमें अपना कन्वर्ज कर जाएगा हमारा एक सुइटेबल नंबर, तो वो हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आइटरेटिव मेथड हैव द एडवांटेजेस ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ ऑपरेशन एंड ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस ऑन कंप्यूटर। तो ये हमारे पास जो ये है आइट्रेशन मेथड, इसका बहुत एडवांटेज है हमें ऑपरेशन को सिंप्लिसिटी करने में और इम्प्लीमेंटेशंस कंप्यूटर पर, ठीक है। They would be used in preference to डायरेक्ट मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर सिस्टम अनसॉल्विंग सीवरल 100 वेरिएबल्स। वही बात आ गई कि हम जब हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हो जाएं तो उसको सॉल्व करने के लिए लीनियर सिस्टम के इक्वेशंस को, उसके लिए हम आइटरेटिव मेथड यूज़ करते हैं। तो इस सिस्टम में हम महज 1 लाख वेरिएबल्स जो हैं वो सक्सेसफुली सॉल्व कर सकते हैं कंप्यूटर पर बाय आइटरेटिव मेथड से, ठीक है। तो वेयर एज सिस्टम अप टू 500 और मोर वेरिएबल्स और डिफ़िकल्ट टू सॉल्व बाय डिफरेंट डायरेक्ट मेथड। इस तरह अगर हम डायरेक्ट मेथड से करें तो वो अप टू 500 जो होता है वो हमारे पास डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको सॉल्व करने में। तो कंप्यूटर पर हम उसको 1 लाख वेरिएबल्स के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं आइटरेटिव मेथड से। तो हमने आज करना है जैकोबी आइटरेटिव मेथड, और जिसको हम मेथड ऑफ साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट्स भी कहते हैं। कंसिडर द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम Ax इक्वल्स टू b। हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास एक लीनियर सिस्टम है जिसको हमने कह दिया Ax इक्वल्स टू b। मीन्स कि हमारे पास जो a के वेरिएबल्स हैं और जो x वेरिएबल्स हैं वो a के जो कांस्टेंट है हमारे पास a11 a12 a13 सो ऑन जितने भी हैं उनके साथ उनकी मल्टीप्लिकेशन हुई हुई है। मीन्स के वो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बनी हुई है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस ऑन a1n xn इक्वल्स टू b1। सिमिलरली a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस ऑन a2n xn इक्वल्स टू b2। सो ऑन जाते जाते यहाँ पर bn आ जाएगा और इसकी जगह पर ann xn आ जाएगा, और यहाँ पर an2 x2 आ जाएगा, और यहाँ पर an1 x1 आ जाएगा। तो इसको हमने नाम दे दिया, ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1। इफ़ ai नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स के हमारे पास जो है ये a11 a1 a22 a33 जो है ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो, ये कंडीशन है हमारे पास कि 1 जो है वो लेस देन इक्वल है i के और i लेस देन इक्वल है n के। तो सिस्टम ऑफ 1, इक्वेशन ऑफ 1 के हमारे पास क्या हो जाएगी, उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने क्या किया है कि ये जो हमें अगर x1 की वैल्यू चाहिए है तो ये सारे जो हैं इस साइड पर जाकर इसमें से माइनस हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। और फिर जो x1 के साथ जो कोफिशिएंट पड़ा हुआ है a11 वो इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। कंडीशन ये है कि ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अगर यहाँ 0 आ जाएगा वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंडीशन यही है कि ये नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो दैन सेकंड में देखें तो हमें सेकंड में x2 की चाहिए अब, तो बाकी ये वाला और ये वाले इधर से जाके माइनस हो जाएंगे, और ये वाला जो कोफिशिएंट है x2 का वो इधर आके सबके साथ डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली सो ऑन xn तक हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब xn का देखें, अगर ये xn है ये सारी टर्म्स जो हैं इधर जाके माइनस हो जाएंगी इसमें से, ठीक है, यहाँ पर इक्वल आएगा, इसमें से माइनस हो जाएंगी, और यहाँ पर इससे फर्स्ट वन जो है वो भी माइनस होगी, और इससे पहले जो टर्म आ रही है वो हमारे पास होगी an है, an से पहले हमारे पास an-1 आएगा, और xn से पहले xn-1 आएगा, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है।
तो अब आगे हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2। ये जो हमारा इक्वेशन 2 बनी है इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई इक्वल्स टू 1/ai इंटू बी आई माइनस सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 to n aij एक्स जे। और इसको हमने 3 इक्वेशन कह दिया। जे की कंडीशन है कि वो 1 से n तक जा रहा है और आई की कंडीशन है कि वो 1 से n तक है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर जो ए का जो सेकंड है यहाँ पर नंबर बेस में और एक्स का जो यहाँ पर है ये दोनों सेम है, जे है। तो यही चल रहा था ना हमारे पास। यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये 2 जो है ये 2 है, इधर भी 2 है, फिर इधर 3 है तो इधर भी 3 है, इधर n है तो इधर भी n है, फिर नीचे देखिए तो 1 है तो इधर भी 1 है, इधर 3 है तो इधर 3 है, इधर n है तो इधर n है, और इधर 1 1, इधर 2 2, इधर n-1, इधर भी n-1। मीन्स कि ये सेम थे, इसलिए हमने यहाँ पर जो डोमिनेंट एक्स है वो हमने इसको j दे दिया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन हम इसको प्रिसाइज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसका क्या किया, ये हम इसको शॉर्ट फॉर्म में उसको लिख दिया, सिग्मा की फॉर्म में इस पूरे टर्म को। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं इसको अननोन वेरिएबल्स के साथ। तो ये सबसे पहले हमने जो चीज़ चाहिए होती है वो डायगोनल डोमिनेंट चाहिए होता है। ठीक है, डायगोनल डोमिनेंट होगा तो हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। अगर वो डायगोनल डोमिनेंट में हमें इक्वेशंस नहीं गिवन होंगी तो पहले हम उसको डायगोनल डोमिनेंट की कंडीशन में लेकर आएंगे, देन हम सॉल्व करेंगे। तो आगे क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा डायगोनल डोमिनेंट हम कैसे करते हैं। दैट इज ईच डायगोनल एलिमेंट, आगे उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि हर डायगोनल एलिमेंट जो होगा, डायगोनल का तो पता है ना आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली, सेंटर वाली और फिर लास्ट पे 3x3 के जो ऑर्डर का होता है, थर्ड पे जो लास्ट टर्म होती है वो डायगोनल हमारे पास इस तरह से बन जाता है। तो उसमें जो उन्होंने कहा है कि हायर टर्म होगी ना आपके पास, एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, दैन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड द अदर एंट्रीज इन रो आई, वो सबसे आपकी बड़ी होनी चाहिए अगर ai की। ठीक है, a11 है तो a11 के साथ x1 है तो उसका a11 जो है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। अगर x2 है के लिए है तो मीन्स a22 लेंगे आप, तो a22 सबसे बड़ा होना चाहिए। अगर x3 है तो उसका a33 सबसे बड़ा होना चाहिए। तो इसको फिर हम 3 इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख देंगे डायगोनल डोमिनेंट के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये चीज़ देखें, ये डायगोनल डोमिनेंट होगा तो फिर हम उसको आइट्रेशन जो है वो कुछ इस तरीके से कर देंगे कि उसको k+1 इक्वल्स टू 1/ai bi माइनस सिग्मा j इक्वल्स टू 1 to n aij एक्स जे के। आप देखें कि हमने सिर्फ डिफरेंस इस चीज़ में आया है कि यहाँ पर हमने k+1 कर दिया, k आइट्रेशन की जगह पर हमने k+1 कर दिया और यहाँ पर हमने k कर दिया। तो आगे हमारे पास दिस इक्वेशन इज़ यूज फॉर ईच वैल्यू ऑफ i इन टर्न एंड सक्सेसिव सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम हर आई के लिए ये जो है वैल्यू यूज़ कर सकते हैं इस टर्म को। ठीक है, और सक्सेसिव सॉल्यूशन हमारे पास आता जाएगा और हमने तब तक आइट्रेशन करनी है जब तक हमारा कन्वर्ज एग्जैक्ट सॉल्यूशन को ना कर जाए। ठीक है, तो आगे हम इसकी एग्जांपल देख लेंगे। उससे पहले एक रिमार्क है कि हमारे पास ये कन्वर्ज, ये आगे वही लिखा हुआ है कि जब हम कन्वर्जेंस कर लेंगे तो हमारा जो टर्मिनेटेड व्हेन द आइट्रेशन इज़ टर्मिनेटेड। ठीक है, टर्मिनेटेड मीन्स के वी हैव एन एंड, एंड मीन्स के रिपीटिशन हो रही है और फिर आपका एक सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, आपकी वो लास्ट आइट्रेशन है, तो तब आपका वो जो है कन्वर्जेंस जो होती है वो सेटिस्फाई कर जाती है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, आइट्रेशन मेथड, जैकोबी आइट्रेशन मेथड। जैकोबी आइट्रेशन मेथड में रिमार्क यही है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सिमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट में यही होता है कि आपने आइट्रेशन करते जाना है और एट द एंड आपकी जो कन्वर्जेंस है वो आइट्रेशन की वो सेटिस्फाई करेगी। और सेकंड टर्म के आपने सबसे पहले उसको डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म में लिख जाएंगे तो फिर आपने क्या करना है, अपना सोल्यूशन स्टार्ट करना है। डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म में क्या होगा कि आपका जो ai है वो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो बड़ा होगा सिग्मा j इक्वल्स टू 1 to n aij। बाकी जितने भी आपके पास a12 a13 सो ऑन उनका सम करें तो वो उससे बड़ा होगा a11 जो होगा। ठीक है, तो आगे हम अपना जो है वो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखें ये हमें क्वेश्चन ये गिवन था, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें कि x1 - 5 x2 + x3 + x4 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास x1 की वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 4 है, यहाँ पर हमारे पास 2 है। हमने नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है लार्ज वैल्यू देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए ना हमें, तो मैग्नीट्यूड में तो नेगेटिव भी क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर -4 लिखूँ मैग्नीट्यूड में तो वो इक्वल आएगा यहाँ पर 4,
ठीक है, इसलिए अब नेगेटिव भी क्या है यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ से देखना कि x1 की जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू जो ग्रेटर है वो हमारे पास क्या है 4 है, मीन्स के ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। तो इस तरह x2 में देखें तो हमारे पास जो कोफिशेंट है x2 के साथ वो 5 वाला ही ग्रेटर है, तो इक्वेशन नंबर 1 जो हमें गिवन थी उसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, तो अब जो x3 है, x3 का जो कोफिशिएंट है वो 8 बड़ा है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी, और ये हमारे पास x4 में 10 बड़ा है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। मीन्स कि अब हम इसको तरतीब से लिख लेंगे। तो आप इसको जब आप करें तो इसको आप पहले तरतीब से भी लिख सकते हैं ताकि आपको करने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अब आप देखें कि ये हमारे पास क्या है 1 2 और ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 4 है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले लिख देना है कि ये जो है हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, कि सिस्टम सेटिस्फाई द कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, क्योंकि आपने ये तरतीब दे दी है ना, इनको डायगोनल डोमिनेंट की फॉर्म में आ गए। ये था हमारे पास डायगोनल डोमिनेंट के x1 का जो कोफिशिएंट है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, और फिर x2 का जो है वो आपने चूज़ करना है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, x3 का जो है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, और x4 का जो है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। अगर आपको नहीं गिवन तो आपने इसी तरीके से, जैसे हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया है, इसी तरीके से आपने उनको खुद से कर लेना है, डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म में लेकर आना है। जब डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म में आ जाएगा तो आपने लिख देना है कि दिस सिस्टम सेटिस्फाई दी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, इट मे बी रिटर्न एज। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x1 के लिए जो ये बाकी टर्म्स हैं ये हमारे पास इधर राइट हैंड साइड पे जाके जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगी। जैसे ये नेगेटिव था तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 का करना है आपने। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के लिए x1 चाहिए ना आपको, तो ये 1 प्लस है 1 इधर प्लस x2 है, इधर आके माइनस x2 हो जाएगा, इधर प्लस x3 है तो इधर आके माइनस x3, इधर प्लस x4 है, इधर आके माइनस x4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर डिवीजन में हमारे पास -4 आएगा, तो वो -4 जब यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो ये पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव हो जाएंगे, और ये नेगेटिव जो थे ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन में मैंने जो 4 नेगेटिव था उसको यहाँ पर पॉजिटिव करवा दिया, यहाँ पर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दिया। देन हमारे पास x2 है, x2 के लिए जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास ये थी, तो इसमें x2 चाहिए हमारे पास, फिर x2 के साथ नेगेटिव है, तो मीन्स के जो दूसरी साइड पर जाएंगे साइंस, तो वो फिर उनको हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि हमारे डिवीजन में जो ये टर्म है ये पॉजिटिव हो जाए। तो आप नेगेटिव भी रहने तो आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो अगर 2 में से -x1 -x3 -x4 हो जाएगा, और फिर डिवीजन में -5 आ जाएगा पूरी की। ठीक है, लेकिन मैंने -5 को पॉजिटिव कर दिया तो -2 हो गया, और जो बाकी नेगेटिव थे वो सारे पॉजिटिव हो गए। इस तरह थर्ड इक्वेशन में देखें तो हमारे पास 8x3 हमें चाहिए, इधर x3 चाहिए, तो बाकी टर्म्स उधर जाके नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगी। -6 + 3x4 -3x2 + 2x1 और डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 8 पॉजिटिव था इसलिए जो साइन है वो हमारे पास सेम ही रहे हैं। तो इसी तरह 4 इक्वेशन में हमारे पास x4 चाहिए हमें, तो बाकी टर्म्स जो है उधर जाके प्लस नेगेटिव हो जाएंगी। ऐसे -10 + 3x3 -2x2 -x1, और फिर डिवीजन में हमारे पास 10 आ जाएगा इनकी सबकी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इक्वेशंस बन जाएंगी। तो ये हमारे पास जो है डायगोनल डोमिनेंट की फॉर्म में है, तो इसमें हम आइट्रेशन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मीन्स के हमारे पास आइट्रेशन के लिए हमारे पास x1 x2 x3 x4 की पावर में हमारे पास क्या आ जाएगा k+1 k+1 k+1, और यहाँ पर x2 x3 x4 जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उन सबके ऊपर क्या आ जाएगा k आ जाएगा। ठीक है, k इसलिए आएगा क्योंकि हमने आइट्रेशंस करवानी है, और आइट्रेशंस करवाने के लिए कोई ना कोई एक वेरिएबल हमने उनके पावर में करना है जो कि उनके आइट्रेशन के लिए चेंज होता रहेगा। तो सबसे पहले हमने चूज़ कर लेना है x1 0। ठीक है, k की जगह अब हम क्या ले रहे हैं 0 ले रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट टर्म में हम 1 लेंगे 2 लेंगे 3 सो ऑन, इस तरह हमारे पास आइट्रेशन चलेंगी इनकी। तो सबसे पहले हम लेंगे कि ये सारी टर्म जितने भी हमारे पास वेरिएबल हैं 3 हैं या 4 हैं या 5 हैं, जितने भी गिवन होंगे आपने उन सबको इक्वल कर लेना है 0 के। ठीक है, फिर आपने उसके 0 के इक्वल जब कर लेना है तो इस वाली इक्वेशन में आपने फिर पुट करना है ए वाली में। ठीक है, यहाँ पर x2 भी 0 x3 भी 0 x4 भी 0, तो सिर्फ -1 आ जाएगा। -1 को जब आप डिवाइड करवाओगे 4 से तो वो -0.25 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, -0.25। और ये आपने जो क्वेश्चन है ना, ये आपने कैलकुलेटर को चेंज कर लेना है रेडियन में चेंज करके, तो फिर आपने क्वेश्चंस करने हैं। तो इसी तरह आपने क्या करना है, x2 के लिए भी जब आप x3 x4 और x1 को 0 पुट करेंगे इनिशियल वैल्यू के लिए, तो आपके पास -2 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, जो कि हमारे पास -0.4 आ जाएगा। फिर इसी तरह आपके पास x3 जो है
उसके लिए आपको चाहिए तो x3 के लिए x1 x2 x4 जब आप इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास -6 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा, जो कि हमारे पास -0.75 हो जाएगा। और इसी तरह जब x1 x2 x3 0 पुट करेंगे तो -10/10 आ जाएगा, जो कि हमारे पास -1 आ जाएगा। तो इसी तरह सेकेंड ये हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन होगी, ठीक है, क्योंकि हमने पहली जो है वैल्यू खुद से लेट करके उसमें पुट कर दी तो हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन आ गई। अब ये जो फर्स्ट आइट्रेशन आई है इसको हम सेकंड आइट्रेशन में हमारे पास ये क्या हो जाएगी, यूज़ हो जाएगी। सेकंड आइट्रेशन में x1 की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पर x1 की पावर 1 थी, अब 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये x1 की पावर 1 है, तो यहाँ पर अब x2 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि हम k को अब 1 पुट कर रहे हैं। पहले हमने k को 0 पुट किया है तो यहाँ पर 0 + 1 1 1 आ गया इनकी पार्ट्स में, और राइट हैंड साइड पे 0 0 आया तो हमारी वो 0 0 हो गई वैल्यू। अब हम k की जगह पर 1 1 पुट करेंगे जब यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यूज़ हमारी सेकेंड आइट्रेशन में यूज़ होंगी, क्योंकि k + 1 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 2 इनके ऊपर आ जाएगी। उसी तरह हमने क्या किया, इसमें -1 प्लस यहाँ पर x2 की पार्ट जो हमारे पास 1 है वो -0.21 है, तो जब हम वो यूज़ करेंगे यहाँ -0.4 है सॉरी, तो जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर प्लस x3 की पावर 1, x3 की पावर -0.75 है, फिर x4 की पावर 1 है, तो x4 हमारे पास -1 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करवाएंगे 4 से, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम इसके आइट्रेशन करवाते जाएंगे। हमने आइट्रेशन तब तक करवानी है जब तक हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो कन्वर्ज ना कर जाए, ठीक है। तो इस तरह हमने फिर जो x2 की आइट्रेशन में वैल्यूज़ निकली, x1 की पावर 2, x2 की पावर 2, x3 की पावर 2, x4 की पावर 2, तो उसको हम थर्ड आइट्रेशन में जब यूज़ करेंगे तो थर्ड आइट्रेशन हमारे पास बन जाएगी। फिर फोर्थ आइट्रेशन इसी तरह आ जाएगी, और फिर फिफ्थ आइट्रेशन आ जाएगी हमारे पास। आपने सिंपल ध्यान से इसको बस सोल्व करना है कि वैल्यूज़ आपने कौन सी यूज़ करनी है, कौन सी नहीं यूज़ करनी। सिक्स्थ आइट्रेशन आ जाएगी, और सिक्स्थ आइट्रेशन पे हमारे पास जो है आप देखें तो ये -1 पर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये आंसर आना शुरू हो गया था। एग्जैक्ट नंबर थर्ड आइट्रेशन पे -0.98 ये कन्वर्ट कर रहा है ना 1 को, तो यहाँ पर भी हम स्टॉप कर सकते थे, लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए कर सकते हैं कि नेक्स्ट हम करें तो ये टर्म चेंज तो नहीं हो जाती, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें तो वो -1.03 आ गया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 ही आएगी, -1। तो ये भी देखें तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू -1 है, यहाँ पर भी -1 है और यहाँ पर भी -1 है। मीन्स कि हम यहाँ पर भी अपनी आइट्रेशन स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर को वो जो है वो कन्वर्ट कर गया है। तो आपके पास आपने 6 आइट्रेशन तक देखा तो आपके पास आंसर वही आ रहा था -1.00, ठीक है, -1.00, फिर -1.00535, -0.998, मीन्स कि हमारे पास -1 ही आ रहा था, तो -1 को कन्वर्ट कर रहा था। तो फिर हमने यहाँ पर जो है अपना आइट्रेशन 6 आइट्रेशन तक स्टॉप कर दिया। आप 5th तक भी कर सकते हैं, 4th तक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 3rd से ही स्टार्ट हो गया कन्वर्ट करना। तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया कि -1 -1 -1 -1, x1 का भी, x2 का भी, x3 का भी और x4 का भी। इसका ट्रांसपोज लिख दिया क्योंकि ये हमारे पास कॉलम वेक्टर होता है, ठीक है, कॉलम वेक्टर मैट्रिक्स होता है ये हमारे पास। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो आंसर है वो कब आपने स्टॉप कर देना है? जब आपको एक यहाँ तो गिवन होगा कि आपने इतने डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लेकर आना है। अगर गिवन हो तो फिर आपका जो है वो डेसिमल प्लेसेस तक गिवन होगा। अगर फॉर एग्जांपल 3 तक आपको गिवन है कि 3D तक आपने उसका आंसर एक्यूरेट लिखना है, तो फिर आपकी जो आइट्रेशन है ना वो सेम रिपीटेशन उसमें आ जाएगी। मीन्स कि अगर यहाँ पर -1.000 है तो नेक्स्ट टर्म में भी फिर आपके पास x4 का आंसर क्या आएगा, 1.000 ही आएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 जो प्लेसेस हैं आपकी वो सेम आ रही है नेक्स्ट आइट्रेशन में भी, तो आप वहीं पर आप अपना आंसर जो है वो स्टॉप कर देंगे। और अगर आपको नहीं गिवन तो फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो एग्जैक्ट नंबर है, एक आइट्रेशन की है आपने, सेकंड की है, तो पहली के साथ उसका आंसर मैच है, लेकिन थोड़ी बहुत उसमें चेंजिंग आई है। फिर आप करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं आ गई। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 1 है फर्स्ट आइट्रेशन में आंसर, तो सेकंड में 2 आ गया, पूरे 1 नंबर का फ़र्क हुआ है। तो इस लिहाज से अगर आ जाए, फिर आप थर्ड में देखें तो 3 आ रहा है, फिर फोर्थ में देखें तो ऐसे सोन चेंजिंग हो रही है उसमें, तो तब आपको क्या होगा कि आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। लेकिन आप जब ठीक इसको डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म में देखेंगे और करेंगे क्वेश्चन को, तो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट आइट्रेशन करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, तो वो एक एग्जैक्ट नंबर की तरफ कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमने कहाँ पे अपनी आइट्रेशन स्टॉप कर देनी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, टॉपिक समझ आया हो, तो अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बहुत जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।